आज हम लोग बिलियन चैप्टर का 8वां पार्ट पढ़ेंगे और 8वें पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आदर्श बिलियन क्या होती है। सबसे पहला चीज हेडिंग डाल लीजिएगा आदर्श बिलियन। हेडिंग डाल लीजिएगा आदर्श बिलियन। सबसे पहला चीज हम लोग जानेंगे आदर्श बिलियन क्या होता है। आदर्श बिलियन को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे जी? आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला चीज आदर्श बिलियन क्या होता है। हम लोग इसके पहले राउल्ट नियम पढ़े थे और राउल्ट नियम अगर याद है तो जो बिलियन राउल्ट के नियम को मानेगा उसको कहेंगे आदर्श बिलियन। तो आदर्श बिलियन होता क्या है? एक ऐसा बिलियन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श बिलियन। तो आदर्श बिलियन क्या होता है जी? वह बिलियन जो सभी ताप और सांद्रता पर सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श बिलियन। अब हम जानेंगे आदर्श बिलियन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। कुछ यहाँ पर अगर आदर्श बिलियन का एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा हेक्सेन प्लस हेप्टेन। तो पहला एग्जाम्पल की हम बात करें हेक्सेन और प्लस हेप्टेन, मतलब 6 कार्बन के एल्केन ले लीजिए और 7 कार्बन के एल्केन ले लीजिए, तो यह हमारा आदर्श बिलियन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमारे आदर्श बिलियन के हैं। अब हम जानेंगे कि आदर्श बिलियन को मानने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए, मतलब किस बिलियन को हम आदर्श बिलियन कहेंगे। बिलियन के पास कौन सा ऐसा कंडीशन है होगा जिसको अगर मानेगा तो आदर्श बिलियन कहेंगे और अगर नहीं मानेगा तो आदर्श बिलियन नहीं कहेंगे। तो कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन एक तो कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, बिलियन के अंदर 2 कंपोनेंट, एक विलेय और दूसरा विलय। तो आदर्श बिलियन के लिए सबसे पहला कंडीशन कि बिलियन का कुल वाष्प दाब विलेय के आंशिक वाष्प दाब और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि टोटल जो बिलियन है उसका कुल आंशिक वाष्प दाब विलेय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। अगर इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम लोग राउल्ट के नियम में पढ़े थे कि पीए को तोड़ेंगे तो P0A इंटू XA और प्लस इसी तरह अगर इनको तोड़ा जाए तो P0B इंटू XB। इसका मतलब कि अगर वही बिलियन लिया जाए जिसका कुल वाष्प दाब कंपोनेंट के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा तो वह आदर्श बिलियन होगा। दूसरा कंडीशन क्या है जी? दूसरा कंडीशन बिलियन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब अगर कुल एंथैल्पी में परिवर्तन देखें तो 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब क्या है जी? कि एक प्रोडक्ट, एक सॉल्यूशन, एक टोटल बिलियन का एंथैल्पी इक्वल टू एच सोल्यूट और प्लस एक सॉल्वेंट। इसका मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होने का मतलब क्या है कि बिलियन का एंथैल्पी विलेय और विलायक के एंथैल्पी के योग के बराबर होना चाहिए। तीसरे नंबर की हम बात कर दें, तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि जो बिलियन आदर्श होगा उसके लिए कुल आयतन में परिवर्तन 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब क्या है कि बिलियन का कुल आयतन विलेय और विलायक के कुल आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। चौथा नंबर कंडीशन है कि बिलियन के कुल अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स विलेय और विलायक के अणुओं के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर होगा।
ये हमारा 4 कंडीशन है जिसके कारण आदर्श विलयन माना जाएगा। तो आदर्श विलयन के लिए कौन कौन से कंडीशन है जी? सबसे पहला कंडीशन, विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। दूसरा चीज, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। शून्य होने का मतलब विलयन के एंथैल्पी में परिवर्तन विलेय और विलायक के एंथैल्पी में परिवर्तन के योग के बराबर होना चाहिए। तीसरा नंबर, विलयन के लिए कुल आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। शून्य होने का मतलब कुल आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। और लास्ट नंबर, विलयन के अंदर अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, विलेय के अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स और विलायक के अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स के योगफल के बराबर होना चाहिए। दिस इज द 4 कंडीशन फॉर फॉलो द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द एनी सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि आदर्श विलयन के लिए हम थोड़ा सा ग्राफ की बात करेंगे। हम यहाँ पर ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि आदर्श विलयन अगर है तो उनके लिए ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, किसके बीच ग्राफ खींचेंगे जी? तो विलयन का कुल वाष्प दाब और मूल अंश के बीच ग्राफ खींचेंगे। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। और ग्राफ खींचने के लिए कंसेप्ट क्या होती है जी? कि 2 एक्सिस लेते हैं। मैं पहले भी इस कंसेप्ट को बताया था कि कोई भी ग्राफ खींचना है तो हम लोग 2 एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस को एक और वाई एक्सिस ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि विलयन के अंदर टोटल 2 कंपोनेंट होते थे, एक ए होता था और दूसरा बी होता था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ पर भी इनके लिए ये ओरिजिन है। हम लोग ये ओरिजिन मान लेते हैं। चलिए एक्स एक्सिस पर हम लोग देखते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं मूल अंश को। क्या लेते हैं जी? मूल अंश को लेते हैं। और वाई एक्सिस पर हम लोग वाष्प दाब को लेते हैं। किसको लेते हैं जी? वाष्प दाब को लेते हैं। लेकिन इस ग्राफ को खींचने से पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि बी का वाष्प दाब ए से ज़्यादा है। इसका मतलब बी ए से ज़्यादा वाष्पशील है। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। बताइए, अगर हम लोग विलयन लेते हैं तो विलयन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पर ओरिजिन पर हम लेते हैं 2 कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट लेंगे जी? यहाँ पर एक ले लेते हैं एक्स ए और दूसरा कंपोनेंट एक्स बी। क्यों? क्योंकि विलयन के अंदर 2 चीज़ होंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, विलयन के अंदर जिस कंपोनेंट का मूल अंश 0 होगा उन्हीं के लिए ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक्स ए के लिए हम लोग 0 मान लेते हैं और एक्स बी के लिए मानते हैं कि 1 है। चलिए अब हम एक्स ए कंपोनेंट ए के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि दाब, वाष्प दाब और मूल अंश के बीच डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हम लोग हेनरी के नियम में पढ़े थे। तो बताइए, अगर इनके बीच ग्राफ खींचे तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ए का वाष्प दाब बी से कम है। इसका मतलब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, तो बी का ज़्यादा होना चाहिए और ए का कम। तो हम लोग ए के लिए वाष्प दाब एक ग्राफ खींच रहे स्ट्रेट लाइन। चलिए अब हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए। यह किसके लिए हो गया जी? तो ये हमारा ग्राफ किसके लिए हो गया? ए के लिए हो गया। और ए के लिए अगर हम लोग आंशिक दाब निकालें तो फॉर्मूला क्या था जी? P0A इंटू एक्स ए। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा किसका वाष्प दाब है? ए का वाष्प दाब है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो स्लोप होती है वह आंशिक दाब को बताएगा। किसको बताएगा जी? आंशिक दाब को बताएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर अगर इनको इस समय यहाँ से ग्राफ को अगर स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें, ये तो एक्स एक्सिस है। अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक्स ए 1 है और एक्स बी मान लेते हैं कि यह 0 है। हम लोग बी के लिए ग्राफ खींचेंगे, लेकिन कह रहा है कि बी ए से ज़्यादा वाष्पशील है, मतलब बी ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेगा। और ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेगा तो जाहिर सी बात है इनसे ऊपर आना चाहिए। तो हम लोग इनका एक ग्राफ बनाते हैं और ये हमारा ऊपर आ गया स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा जो ग्राफ आ गया, ये आ गया हमारा पी बी। और पी बी का फॉर्मूला हम लोग याद है P0B इंटू एक्स बी। और यहाँ से हमारा ग्राफ किसका आ गया? तो यह बताएगा बी का वाष्प दाब बताएगा। अब हमको चाहिए कि कुल विलयन का कुल दाब।
तो टोटल बिलियन का दाब निकालने के लिए दोनों को मिला लिया जाए। तो अगर ये दोनों को मिला लेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ बताएगा तो ये पी टोटल बताएगा, और टोटल जो मिलेगा पी ए और प्लस पी बी के बराबर होगा, और इस तरह से यह हमारा आदर्श बिलियन के लिए ग्राफ हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ग्राफ। ग्राफ के लिए मैं एक बार फिर से बताऊंगा। कभी भी ग्राफ हम लोग आदर्श बिलियन के दो के बीच खींचेंगे तो वाष्प दाब और मूल अंश के बीच खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मूल अंश लिए हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग वाष्प दाब को लिए हैं। ग्राफ खींचने से पहले हम लोग को एक ही पहले क्लियर कर देना पड़ेगा कि बिलियन के अंदर जो दो कंपोनेंट है दोनों में से कौन ज़्यादा वाष्पशील है। हम मानते हैं कि बी ए से ज़्यादा वाष्पशील है, ज़्यादा वाष्पशील है तो बी का वाष्प दाब ए से ज़्यादा होगा। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए और यहाँ पर दो वाई एक्सिस लिए, यहाँ पर ओरिजिन लेते हैं और यहाँ पर हम लोग भी ओरिजिन ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफ कैसे खींचेंगे। चलिए अगर हम ओरिजिन ओ से ओरिजिन ओ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर बिलियन के अंदर दो कंपोनेंट ए और बी, तो ए का मोल फ्रैक्शन और ये बी का मोल फ्रैक्शन। हम एक चीज़ बोले हैं कि बिलियन के अंदर उसी कंपोनेंट का ग्राफ खींचा जाएगा जिसका मूल अंश 0 होगा। तो 0 है तो यहाँ पर 0 है, तो ग्राफ हमको वाष्प दाब और इनके बीच खींचे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है यह स्लोप को बताएगा और स्लोप आंशिक दाब को बताएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया ये ग्राफ ए के लिए, और इस तरह से अगर बी के लिए खींचा जाए, बी 0 है तो ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और इस तरह से ए का वाष्प दाब देखते हैं बी के वाष्प दाब से कम है क्योंकि शुरू में ही बता दिया गया था। अगर इन दोनों वाष्प दाब को आपस में मिला दिया जाए तो हमारा टोटल बिलियन आदर्श बिलियन का हमारा कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। इतने तक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आदर्श बिलियन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि अनादर्श बिलियन क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अनादर्श बिलियन क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अनादर्श बिलियन क्या होता है। अभी हम लोग समझे थे कि ऐसा कोई भी बिलियन जो सभी सांद्रता और ताप पर राउल के नियम का पालन करेगा उसको हम लोग कहेंगे आदर्श बिलियन। तो यहाँ पर हम लोग जो पालन नहीं करेगा तो उसको कहेंगे अनादर्श बिलियन। तो अब हम लोग समझेंगे कि अनादर्श बिलियन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे अनादर्श बिलियन क्या होता है। अनादर्श बिलियन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे जी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। सबसे पहला चीज अनादर्श बिलियन क्या होता है, ऐसा कोई भी बिलियन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उसको कहेंगे अनादर्श बिलियन। जितने भी कंडीशन हम लोग आदर्श बिलियन में पढ़े थे उसका उल्टा कर दीजिए। अब हम यहाँ पर जानेंगे, पहले तो कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ अनादर्श बिलियन का कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल में एल्कोहल प्लस वाटर। दूसरा ले लेते हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl प्लस HNO3 और HCl प्लस H2O। और चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं HNO3 और प्लस H2O। दिस इज द 4 एग्जाम्पल फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि अनादर्श बिलियन होने के लिए इनके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर कोई बिलियन अनादर्श है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। इनके लिए जितना कंडीशन बताया उल्टा कर दीजिए उसका। सबसे पहला कंडीशन कि जो ए का आंशिक दाब है, ए का चलिए टोटल जो आंशिक दाब है बिलियन का कुल आंशिक दाब बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए जी, बराबर नहीं होना चाहिए तो पी ए प्लस पी बी इनके बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था जी, दूसरा कंडीशन हमारा क्या था कि एंथैल्पी में कुल परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या था कि आयतन में कुल परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए। और चौथा नंबर हम लोग क्या देखे थे, चौथा नंबर जो बिलियन के अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स वह कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। किसके जी, तो विलय के अणुओं के बीच और विलायक के अणुओं के बीच। और इस तरह से
ये 4 गो कंडीशन अगर पालन नहीं करता है तो इसको कहेंगे, 4 गो कंडीशन के पालन करेगा तो इसको कहेंगे अनदर्स विलियन। अब हम बात करेंगे कि अनदर्स विलियन कितने प्रकार के होंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे अनदर्स विलियन के प्रकार। तो अब हम लोग जानेंगे कि अनदर्स विलियन कितने प्रकार के होंगे। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनदर्स विलियन कितने प्रकार के होंगे। तो हम पहले बता दें आप लोगों को कि जो अनदर्स विलियन है वह टोटल 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे जी? तो सबसे पहला विलियन जो होंगे उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक विलियन। क्या कहेंगे जी? धनात्मक विचलन विलियन, धनात्मक विचलन विलियन, धनात्मक विचलन विलियन। और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन विलियन। अब हम जानेंगे धनात्मक विचलन विलियन क्या होता है। तो ऐसा कोई भी विलियन जो राउल्ट के नियम से, मतलब आदर्श विलियन से ऐसा कोई भी विलियन जिसका वाष्प दाब आदर्श विलियन के वाष्प दाब से ज़्यादा होगा उसको कहेंगे धनात्मक विचलन विलियन। और धनात्मक विचलन विलियन के लिए अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण हो जाएगा इथेनॉल और प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। और दूसरा हमारा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों के दोनों धनात्मक विचलन विलियन के उदाहरण हैं। चलिए हम धनात्मक विचलन विलियन के लिए कंडीशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि विलियन का, सबसे पहला कंडीशन विलियन का कुल वाष्प दाब, विलियन का कुल वाष्प दाब ज़्यादा होना चाहिए किससे? पहला विलियन के अंदर जो आंशिक दाब है वह वाष्प दाब और मूल अंश के, वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल से ज़्यादा होना चाहिए, या तथा बी का आंशिक दाब ग्रेटर होना चाहिए इनके वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल से। दूसरा जो मतलब पहला कंडीशन क्या है कि एक विलियन के अंदर जो 2 कंपोनेंट थे विलेय और विलायक, तो विलायक का आंशिक दाब इनके वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा विलेय के अणुओं का आंशिक दाब विलेय के वाष्प दाब और इनके मूल अंश के गुणनफल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए, जो एंथैल्पी में परिवर्तन होना चाहिए वह 0 से ज़्यादा होना चाहिए। 0 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है जी? पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा नंबर हम बात करें आयतन में परिवर्तन 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आयतन में परिवर्तन का मान पॉजिटिव होना चाहिए। और लास्ट नंबर हम बात करें कि जो विलेयन के अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है वह विलेय के अणुओं के बीच लगने वाले और विलायक के अणुओं के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से अगर ये 4 को कंडीशन का पालन करता है तो यह विलियन धनात्मक विचलन विलियन कहलाएगा। अब हम थोड़ा सा इनके लिए ग्राफ की बात करते हैं। अब हम धनात्मक विचलन विलियन के लिए ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम लोग इनका ग्राफ खींचना चाहें तो बहुत आसान, चलिए मैं खींचता हूँ। अभी हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक विचलन विलियन क्लियर हो गया होगा। अब हम खींचते हैं इनके लिए कि अगर कोई विलियन कहता है कि हम धनात्मक विचलन दिखाएंगे तो इनके लिए इनका ग्राफ कैसा बनेगा। सेम टू सेम अगर आदर्श विलियन का ग्राफ अभी आप लोग देखे होंगे, अगर आदर्श विलियन का ग्राफ आप लोग देखे होंगे तो जाहिर सी बात है उनमें वाष्प दाब को बढ़ा देना है। बताइए आदर्श विलियन के लिए ग्राफ किसके किसके बीच खींचे थे जी? तो 2 चीज़ के बीच खींचे थे हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच खींचे थे। तो बताइए ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे। हम लोग ये माने थे कि बी का वाष्प दाब ए के वाष्प दाब से ज़्यादा है, इसका मतलब बी ए से ज़्यादा वाष्पशील है। अब हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते समय हम लोग देखे थे एक्स एक्सिस पर मूल अंश को लिए थे और वाई एक्सिस पर वाष्प दाब को लिए थे। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं कि ग्राफ कैसे खींचेंगे। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर हम लोग मानते हैं
कि बिलियन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक्स ए और एक्स बी। यहाँ पर एक जीरो मानेंगे और एक वन। हम पहले बोले थे कि जो जीरो होगा, जिसका मूल अंश जीरो होगा, उसी से ग्राफ बनाएंगे। चलिए हम लोग वास्तव और मूल अंश के बीच ग्राफ खींचे। तो हेनरी का नियम याद होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींच लिए और यह किसके लिए ग्राफ हो गया जी, ए के लिए। तो यहाँ से ये ग्राफ का जो स्लोप बताएगा वह आंशिक दाब को बताएगा और ये होगा P0 A इंटू एक्स है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि B का वास्तव ए से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो ग्राफ खींचेंगे, तो इस पॉइंट पर अगर खींचें तो यहाँ पर हम देखें कि एक्स ए को 1 मान ली है और एक्स बी को 0 मान ली। तो बताइए जो 0 होगा उन्हीं के लिए ग्राफ खींचेंगे, तो इनके लिए भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हेनरी का नियम कहता है कि आंशिक दाब मूल अंश के समानुपाती होता है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इनका वाष्प दाब ए से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बी ज़्यादा वोलेटाइल है। तो बी के लिए अगर ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ का वाष्प दाब थोड़ा सा ऊपर बनना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर इससे बना लें। तो यहाँ से हम लोग खींच लिए, तो ये हमारा ग्राफ किसके लिए हो गया जी, बी के लिए हो गया। और यहाँ पर जो आएगा बी का वाष्प दाब आएगा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनके लिए हम निकालें पी बी, और पी बी निकल जाएगा P0 B इंटू एक्स बी। चलिए इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारा आदर्श विलयन के लिए था और आदर्श विलयन के लिए टोटल वाष्प दाब था। तो टोटल निकल गया PA और प्लस PB। अब हम बात करते हैं, हमको तो धनात्मक विचलन विलयन के लिए ग्राफ चाहिए। कैसे खींचेंगे जी, हमको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या पता है जी, इसको भी हम लोग ब्लू पेन से ही कर देते हैं। तो ये हमारा टोटल ये मिल गया। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं धनात्मक के लिए। क्या कहते हैं कि धनात्मक वाले का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा क्या होगा, जब ऊपर जाएंगे तब। तो कुल कैसे होगा, ये भी ऊपर होगा। ये ए के लिए क्या होगा, ये भी ऊपर होगा। और बी के लिए क्या होगा, ये भी ऊपर होगा। और इस तरह से जो ये होगा, ये क्या है धनात्मक, ये क्या है धनात्मक, और ये क्या है धनात्मक। आप देख सकते हैं कि ए के लिए वाष्प दाब किससे ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा आ रहा है, ऊपर जा रहा है। इनके लिए भी ऊपर जा रहा है और इनके लिए भी ऊपर जा रहा है। यही आपका धनात्मक विचलन विलयन है। अब हम बात करेंगे, एक लास्ट चीज बचा है, दूसरा नंबर ऋणात्मक विचलन विलयन। क्या बचाएगी, ऋणात्मक विचलन विलयन, निगेटिव विचलन विलयन। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ऋणात्मक विचलन विलयन क्या है। तो ऐसा कोई भी विलयन जो जिसका वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से कम होता है, उसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन विलयन, निगेटिव विचलन विलयन। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो बहुत आसान है। अम्ल ले लीजिए HCl और उसमें पानी मिला दीजिए, या नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल निगेटिव विचलन विलयन के हैं। अब हम इनके लिए कंडीशन की बात करना चाहेंगे कि कौन ऐसा विलयन होगा जो कहेगा कि हम ऋणात्मक विचलन विलयन है। अगर वह कहता है कि हम ऋणात्मक विचलन विलयन दिखाएंगे तो इनके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए जी, जो कंडीशन हम लोग धनात्मक में पढ़े थे वही इसमें उल्टा कर दे। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का आंशिक दाब इनके वाष्प दाब और मोल अंश के गुणनफल से ज़्यादा होना चाहिए, ऋणात्मक है, कम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि जो विलायक के अणु है उनका आंशिक दाब उनके वाष्प दाब और इनके मोल प्रभाज के मोल अंश के गुणनफल से कम होना चाहिए। अगर आंशिक दाब इनसे कम है तो यह पहला कंडीशन होगा कि ऋणात्मक विचलन विलयन दिखाएगा। दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए कि डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, निगेटिव में। तीसरा नंबर जो आयतन में परिवर्तन होना चाहिए वह भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होने का मतलब क्या जी कि लेस देन 0, और ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। चौथा नंबर की हम बात कर दें, चौथा नंबर कि विलयन में अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होना चाहिए। विलय के अणुओं के बीच
लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स और प्लस विलायक के अणुओं के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स से। और यह अगर 4 को कंडीशन पालन करेगा तो यह हमारा ऋणात्मक विचलन विलयन होगा। अगर इनके लिए लास्ट नंबर हम एक बात करेंगे, ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो सेम टू सेम वही ग्राफ होगा, लेकिन बस हम लोग नीचे जाएंगे क्योंकि इनका वास्तव कम होना चाहिए। तो सेम टू सेम अगर ग्राफ खींच लिया जाए तो ग्राफ तो सब कुछ वही होगा। ग्राफ खींचना हम लोग 2-3 बार खींचे हैं तो याद होगा। और ग्राफ अगर खींच लें तो अगर यहाँ पर एक्स ए 0 ले लें, एक्स बी 1 ले लें, तो हम लोग एक्स ए के लिए ग्राफ खींच लिए। इसी तरह यह हमारे पास पी नॉट ए है। और इसी तरह यहाँ पर अगर एक्स ए 1 ले लें, एक्स बी 0 ले लें, तो ये ग्राफ हमारा एक्स बी के लिए आ गया। ये हमारा ग्राफ एक्स बी के लिए आ गया, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी। और इन दोनों को अगर मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रेशर, और ये हो जाएगा पी ए और प्लस पी बी। हमको तो ऋणात्मक दिखाना है तो इनका वास्तव कम होना चाहिए। कम होने का मतलब इनको नीचे से ले जाइए, बी के लिए भी नीचे से ले जाइए और ए के लिए भी नीचे से ले जाइए। और इस तरह से ये जो ग्राफ हमारा बना है तो देख सकते हैं ऋणात्मक विचलन विलयन है। और इस तरह से आपका आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन विलयन और ऋणात्मक विचलन विलयन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाया हूँ, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ने के बाद डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता तो कमेंट में जरूर लिख कर भेजिए कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।